नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको देहरादून लिए चलते हैं और देहरादून में वैश्विक सम्मेलन किस तरह से यहां पर संपन्न हुआ है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देहरादून में आयोजित 6वें यहां आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन समापन इसका हो गया है, क्योंकि ये छठा यहाँ पर जो समापन था वो कराया गया है और सम्मेलन हो रहा था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राज्यपाल यूनियन और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेज किरण रिजिजू यहां मौजूद रहे। सम्मेलन का आयोजन 28 नवंबर को हुआ था। इस सम्मेलन में अनेक देशों के यहाँ विशेषज्ञ वैज्ञानिक प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे थे और सम्मेलन में 60 से ज्यादा तकनीक सत्र आयोजित किए गए। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो यहाँ देहरादून में ये जो आयोजन किया गया है बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में आकर के मुझे भाग लेने का मौका मिला। मेरे मंत्रालय के माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज और इसका मिटिगेशन और फिर उसका जो डिजास्टर है उससे जो नुकसान होता है उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज मैंने जैसे बताया कि भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज में भी काफ़ी हम एक्शन कर रहे हैं और वेदर मैनेजमेंट का जो मैंने कहा उसमें भी, जैसे उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट होते हैं, अचानक तूफान आता है, अचानक यहाँ आपदा आते हैं, उसको समय पे पता लगाने के लिए डॉपलर राडर स्टेशंस वगैरह जो होते हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, कई साइंटिफिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसका हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड में अभी जितना जो इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है कोई भी वेदर फोरकास्ट के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। और साथ साथ में मैं ये मानता हूँ कि यहाँ डिजास्टर को लेकर के, आपदा को लेकर के ट्रेनिंग का व्यवस्था को और बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो सियालकाला जो आपका इंसिडेंट हुआ है टनल में जितना रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे संपन्न किया गया है। तो ऐसा भविष्य में और भी घटनाएं होंगे तो उसके लिए भी हम तैयार कैसे अपने आप को रखें, तो तैयारी का बंदोबस्त करने के लिए भी आगे काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जो टनल का इंसिडेंट है इसके बारे में थोड़ा गहराई से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और उत्तराखंड के अंदर में इस तरह का घटनाएं अगर होता है तो तुरंत हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं। और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ टूरिज्म का बड़ा एक इंडस्ट्री है, यहाँ लोग एडवेंचर के लिए आते हैं, यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, वेकेशन के लिए आते हैं, लोग बहुत सारे चीज़ करने के लिए उत्तराखंड आते हैं। तो समय पे उनको हम अवगत कैसे कर सके और घटना अगर घटते हैं तो फिर हम बचाव का कार्रवाई क्या करना चाहिए, सारा व्यवस्था अभी जो चल रहा है उसको और सिद्ध करने के लिए और रोबस्ट करने के लिए क्या क्या करना है, हम तैयारी के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ हम काम करेंगे। देखिए, जो हमारा डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट है एक बहुत टेक्निकल, बहुत साइंटिफिक है। इसमें कोई भी चीज़ हम करते हैं उसमें समय लगता है। अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश करें तो दिक्कत होती है। अर्थ को बनने में करोड़ों साल लगे हैं। तो अगर हम कहीं भी डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो हमारा मानव का विकास है, उसमें कोई भी प्रगति होती है तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें समय चाहिए। तो हमें स्टडी करके, जो हमारा मदर अर्थ है, इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसका स्टडी करके हम जो भी काम करें उसमें उस स्टडी का उपयोग जरूर करें, ताकि जो परिवर्तन है नेचर में, मदर अर्थ में, एटमॉस्फेयर में, वो परिवर्तन की दर कम से कम हो। अगर दर ज़्यादा होगा तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। आज जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे वेदर मैनेजमेंट, उसका वही है, किस तरह से हम परिवर्तन की दर को कम कर सकें ताकि उसको मैनेज किया जा सके। और वो सब चीज़ में, किसी एक चीज़ में नहीं, कोई भी काम करते हैं वो हर चीज़ में अप्लाई होता है। तो अगर हम हिमाचल को इंक्लूड करें तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है। अभी भी हिमाचल रिकन्स्ट्रक्शन रिकवरी चल रही है। इट विल टेक सम टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बात कह रहे हैं कि किस प्रकार से आप जो मानसून के कारण कितनी क्षति हो रही है और कई जगह भूधसाव और लैंडस्लाइड की घटनाएं घट रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वही बात कह रहा हूँ कि
मदर अर्थ के बनने में करोड़ों साल लगे हैं। अगर उसमें हम कोई भी काम करते हैं, चाहे घर बनाते हैं, चाहे रोड बनाते हैं, चाहे कोई भी विकास का काम करते हैं या फिर खेती ही करते हैं, तो अगर हम अनसाइंटिफिक तरीके से करेंगे, अगर उसमें जो मिटिगेशन के काम होने चाहिए अगर उसको नहीं करेंगे तो ये दिक्कतें आती हैं। कई जगह हमारे पावर ट्रांसमिशन के टावर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो स्लोप फ्रजाइल है, हिमालय का स्लोप हम जानते हैं काफ़ी लूज है। अगर उसमें हम कोई भी घर बहुमंजिला घर बनाते हैं या बहुत टावर बनाते हैं, उसके नीचे के स्लोप का जो स्ट्रक्चर है उसका स्टडी करके उसमें मिटिगेशन के काम जो होने चाहिए अगर नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएगी। ये हमारे लिए एक सीख है ये, और इसके लिए हम मिटिगेशन के काम, कोई भी काम हो रहा है उसके साथ साथ किस प्रकार से किया जाए, वो हमारे लिए एक चैलेंज है, उसमें हम काम करते हैं। देखिए, जो हिमालयन स्टेट्स हमारी हैं साथ के साथ उसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल है, जम्मू कश्मीर है, तो ये हमारा एक ही टैरिफ जो है वो है। और जहाँ हमारी तरफ से सजाओ जहाँ पे यही रहा था, सजेशन यही रही थी, एडवाइस रही थी कि अगर ग्राउंड पे जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर VDC जो है वो बनाई गई थी, जब जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का एक बहुत बड़ा दौर आया था तो कम्युनिकेशन गैप जो हुआ था, तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से वहाँ VDC जो है, विलेज डिफेंस कमेटी जो है वो बनाई गई थी। ऐसे ही विलेज डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कमेटी जो है वो बनाई जाए, ताकि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाए तो फिर नीचे से एक कमेटीज जो हैं जो बनी होंगी, तो उन कमेटी के माध्यम से जो है लोगों की सुरक्षा जो है वो की जाएगी। ये हमारा सुझाव जहाँ पे था। तो लक्सर में बार एसोसिएशन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य रूप से यहां शामिल हुए हैं। और इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जितना विकास 60 से 70 वर्षों में नहीं हुआ, उतना विकास भाजपा ने कुछ ही वर्षों में यहां पर कर दिया। यानी कि कुछ ही वर्षों में भाजपा ने ये पूरा विकास कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर क्षेत्र में विकास कर रही है, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सभी से लगातार विकास की गंगा यहां पर आप देखिए बह रही है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनवाई। इस बात की खुशी है कि जो प्रतिभाशाली, वैसे भी डॉक्टर है, एडवोकेट है, CA है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आम आदमी की धारणा रहती है कि ये प्रमुख लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं अब न्यायिक क्षेत्र में आ रहे हैं, और ये देश, हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारी न्याय व्यवस्था भी शुरू से हजारों वर्षों से देखा जाए तो पूरी दुनिया में अपने ढंग की सशक्त व्यवस्था रही है, जिस पर दुनिया फिर आकर के खड़ी हो रही है। हम जब NEP 2020 बना रहे थे, हमको लगा कि जो अभिव्यक्ति है, जो आदमी अपनी भाषा में जो प्रस्तुति दे सकता है, जो अभिव्यक्त कर सकता है, वो दूसरी थोपी हुई भाषा में नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि पूरे देश में स्थानीय जो उसकी मातृभाषा है, उसी मातृभाषा में उसकी शिक्षा हो, और उसकी मातृभाषा में जो कानून हो, जो चर्चा हो, जो न्यायिक उसको प्रक्रिया से गुजरना होता है किसी को। क्योंकि होता क्या है कि पता चला अंग्रेजी में चर्चा हो रही है, अधिवक्ता भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जज भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में जिसका केस है, उसको पता ही नहीं चलता कि बोला क्या चाह रहा है, और इसलिए उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय उसको तब मिलेगा जब उसी की भाषा में उसको न्याय की प्रक्रिया से वो गुजरते हुए आगे बढ़ेगा। और पूरे देश के अंदर अब ये विभिन्न राज्यों में उसकी मातृभाषा में उसको न्याय मिलेगा। जो हिंदी बेल्ट के प्रदेश हैं, वहाँ हिंदी में उनको न्याय मिलेगा। जो विभिन्न राज्यों में जो उनकी मातृभाषाएं हैं, अभी 5 भाषाओं में जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में जो 22 भारतीय भाषाएं, उनमें पहली 5 भाषाओं में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने सहमति दी है
कि हाँ धीरे धीरे करके इनमें भी जो कानून की जो किताबें हैं वो उन भाषाओं में आएंगी। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि देश करवट ले रहा है, न्यायिक व्यवस्था और सुदृढ़ और सशक्त हो रही है, और निश्चित रूप में जो युवा पीढ़ी आ रही है वो न्यायिक क्षेत्र में निश्चित एक नया आयाम स्थापित करेगी। आज जो इनका महोत्सव हो रहा है, उत्सव हो रहा है, जो ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसमें हम नई टीम को बहुत बधाई देने के लिए आए हैं। सहदेव जो अध्यक्ष बने हैं और उनकी टीम है हमारे बहुत पुराने परिचित भी हैं, वो बहुत सशक्त भी है, दमदार भी है, प्रतिभाशाली भी है, प्रखरता भी उनमें है। तो मुझे भरोसा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम होगा। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पर सिविल जज और अपर जिला जज और तमाम हमारे जो जजेस यहाँ पर बैठते हैं उनके लिए भवन की अभी यहाँ नया भवन नहीं हुआ है। तो जिला जज साहब से मेरी बातचीत हुई है, जो आंगन यहाँ से गया है, मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उसमें करे। जब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था अब अधिकांश जिलों में हमने भवनों को बनाया, और मैं इस पे जो विशेष करके जो ये लक्षण का है, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इसके भवन को भी निर्माण हो सके जल्दी कोशिश होगी। मतलब की घोषणा की। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो अधिवक्ता है उसके लिए जो पढ़ना बहुत जरूरी है। नित्य नए परिवर्तन होते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, संविधान में संशोधन होते हैं, नया कानून होता है, जो पुराने कानून है उनको हटाया गया है, नए कानूनों को बनाया गया है। तो जो नित्य नए कानून आ रहे हैं उसकी जानकारी उसको पूरा रहना चाहिए। इसलिए वो जो किताबें हैं उसकी जो उसका अध्ययन है उसके लिए वही बहुत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है। जो है आज मैं यहाँ पर आया था हमारे जो नक्सल बार की नई कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष और उनकी बाकी सभी कार्यकारिणी सदस्यों का यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा, और इसी वजह से मैं उनके शुभकामनाएं देने के लिए आया था। तो मैं सम्मिलित हुआ, अपनी शुभकामनाएं दी हैं और उनसे भी आशा की है कि वो न्यायिक परिवार या जो हमारा जो न्यायिक जुडिशियल वर्क है सब हमारा सहयोग करेंगे। रुड़की में गंग नहर किनारे स्थित हरिद्वार रोड पर यहां पर विकास प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, और प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर यहां जिले में भ्रष्टाचार करने और हरिद्वार जिले के ही साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा दिया है। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां गुलशन ने आरोप लगाया कि विकास प्राधिकरण के लिए अधिकारी आए दिन यहां किसानों की तरह तरह के नोटिस देख रहे हैं। किसानों को तरह तरह के नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों को परेशान करना बंद नहीं किया तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। अब जो बातें हुई होंगी जो, लेकिन मैं उनके बीच में बैठा हूँ और बीच में बैठ के ऐसी कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं आई है। दूसरी बात उनका क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशान किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो मैंने उनको लिस्ट दे दी है कि जो शासनादेश से 112 गांव हमारे इसमें कवर्ड होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई अमल में लाते हैं। और जो रेजिडेंशियल मामले हैं, अब तो हमने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है कि लोग अपने घरों से नक्शे पास कराएं, ना ही जो है यहाँ पर आने की ज़रूरत है, ना आर्किटेक्ट के चक्कर काटने की ज़रूरत है। तो वो हम सारी दिशा में काम कर रहे हैं। सब ये भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी को दूर करने, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग धरातल पर इनकी समस्याओं को या आम आदमी की समस्या को नहीं समझ रहे। मोर्चे का सांकेतिक धरना एक दिन के लिए विकास प्राधिकरण रुड़की पर चल रहा था। इसमें मांग ये थी कि विकास प्राधिकरण किस बीमारी का नाम है, हमारे देहात के लोगों को तो इसका यही पता नहीं। यह देहात क्षेत्र में किसान कोई अपना छोटा मोटा काम कर रहा था, उसका नोटिस भेजकर परेशान करने का काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, जब देहात क्षेत्र में 1 रुपये का ये काम नहीं करा रहे, विकास 1 रुपये का नहीं करा रहे देहात में, कोई नाली, कोई खाड़ा, कोई नाड़ा, कोई पुलिया, कोई सड़क इन्होंने विकास के नाम पर देहात में नहीं कराई, तो इनका क्या अधिकार है किसान को परेशान करने का। इतनी बड़ी आपदा आई, पूरा जल पड़ ले आया, हमारे सब सड़कें, नाली, पुलिया, नाले सब टूट गए। 1 रुपये का इन्होंने कहीं विकास कार्य कराया हो, कोई नाली बनाई हो, कोई हमारे लिए इन्होंने सुविधा करी हो, तो किस बात का विकास प्राधिकरण है।
क्यों किसानों को परेशान कर रहा गाँव देहात में जाकर? ये जहाँ पर इनका काम है, जहाँ ये पैसा खर्च कर रहे, जहाँ इन्हें नक्शे पास करवाने चाहिए। आप हरिद्वार में, रुड़की शहर में जाकर देख लो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल इन्होंने सेट गेट से खड़े करा दिए। बाहर पर ताला लग रहा है गेट पर और अंदर सारों में काम चल रहे। विकास प्राधिकरण का बाहर ताला और अंदर सारों में काम। आप और हम चलेंगे पूरे शहर में, सर्वे करेंगे, किसानों की 200 लोगों की टीम बनाओगे और हर गली का सर्वे करेंगे, कितनी जगह की सील लग रही, कितनी जगह अंदर काम चला रखा। तो जो विकास प्राधिकरण के नाम पर हरिद्वार में लूट करी जा रही है, ये जो सौतेला व्यवहार हरिद्वार के साथ किया जा रहा है, इसे किसान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसे विकास प्राधिकरण को देहात में घुसने नहीं देंगे और हरिद्वार से भगा गई सांस लेंगे। और ये सब विकास प्राधिकरण करा रहा है। विकास प्राधिकरण की सेटिंग से सब काम हो रहा है। ये केवल किसान को, गरीब को, मजदूर को परेशान करा जा रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, शहर के बड़े व्यापारी जो लोग हैं, उनका तो कहीं भी काम नहीं रुक रहा। बता दो मुझे, कहीं काम रुक रहा है? सारे काम चल रहे। केवल किसानों को नोटिस दे रहे। हम ये कह रहे, आप जानो और आपका शहर जाना और आपके पूंजीपति लोग जाना। अगर किसान की तरफ को ये नोटिस देने की कोशिश करेंगे तो इसमें ताला लगा देंगे अनिश्चितकाल के लिए। तो आप यहाँ पर हम आए थे, 3 दिन पहले नोटिस दिया था। आज किसान का नाम सुनने के बाद ये शहर छोड़ कर भाग गए, ये अपना ऑफिस छोड़ कर भाग गए और किसान को भगा नहीं। तो ये तो हमारे आने से पहले भाग लिए। तो बस इसीलिए हम आए थे, भाग जाओ शहर छोड़कर, हम भगा नहीं। तो ये देहात में अगर जाएंगे तो हम ऑफिसों में न बैठने देने के। यहाँ पे कोई अधिकारी सब छोड़कर भाग गया। अब हमें निर्णय ले रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के ही ग्राम बहेड़ी में ईंट भट्टे के निकट मिट्टी के ढेर में एक व्यक्ति का शव मिलने का यहाँ पर आप देखिए दावा हुआ है। और साथ में आपको बताते चले कि यहाँ पर मिट्टी में ही शव दबा मिला है और मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय हरपाल सिंह और पुत्र उमेद सिंह, ग्राम मझूला, थाना धामपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में की गई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी जो कि वंदना वर्मा है, उन्होंने बताया कि ग्राम बहेड़ी में यहाँ ईंट भट्टे में चौकीदारी का ये काम कर रहा था और इस घटना का शिकार हो गया है। इस पर तफ्तीश की जा रही है। विकासनगर में नगरपालिका का कार्यकाल पूरा होने के बाद नगरपालिका के चेयरमैन और सभासदों को विदाई दी गई और विकासनगर के ही टाउन हॉल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष शांति जुड़वा ये युवठा हैं जो सभी सभासदों को सम्मानित करती नजर गई और साथ ही बताते चलें कि उन्हें विदाई भी दी गई। तो समारोह में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष शांति जुड़वा ने कहा कि विकासनगर क्षेत्र की जनता ने इन 5 सालों में मुझे बहुत प्यार दिया है। विकासनगर में यहाँ पर काफ़ी तरीके से सराहना भी मिली है और प्यार भी मिला और यहाँ पर सम्मान भी मिला। मुझे अपने नगर वासियों से बहुत प्यार मिला, सभासद से, और 2 बार अध्यक्ष पद पे मुझे बैठाया। 15 साल मैंने अपने नगर वासियों की सेवा की। मेरे नगर वासियों ने मुझे बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिया। मैं इस विकास नगर के घर घर तक, परिवार परिवार तक हमेशा इनकी आभारी रहूंगी और जिंदगी भर, जब तक ये जिंदगी रहेगी, जब तक इस शांति जोआठा के जीवन में जब तक सांस है, तब तक इस नगर की सेवा करेगी, निस्वार्थ भाव से सेवा करेगी। ऐसे क्या क्या काम किए हैं जिससे आप जो है नगर पालिका आपको याद करेंगे? मैं पहले 88 में सभासद रही हूँ, तो उस समय भी मैंने, जबकि जनरल सीट से रही हूँ, मैं आपको बताऊँ, महिला सीट से भी नहीं रही हूँ, मुझे जनरल सीट पे मेरे नगर वासियों ने सभासद बनाया। उस समय जितना मेरे से हुआ, मेरा देखिए, मेरा क्या होता है, मैं घर घर से जुड़ती हूँ, प्रत्येक महिला से जुड़ती हूँ, प्रत्येक युवा से जुड़ती हूँ और जितना मेरे से हो सकता है उनका समाधान करने के लिए मैं उस समय एकदम यंग थी। तहसील में, थाने में, हर जगह जाया करती थी और उस समस्याओं का समाधान करती थी, रात दिन नहीं देखती थी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उसके बाद मैं जब 2008 में अध्यक्ष बनी, फिर भी मैंने जन सेवा करती रही और उस समय बड़े सम्मान जन से, जैसा समारोह आज हुआ उस समय भी इसी ढंग से सम्मान मेरा किया गया और नगर वासियों ने मुझे सम्मान दिया, इज्जत दी। और जब 2018 में फिर मैं अध्यक्ष बनी तो 2 साल हमारे कोरोना काल में गए, 3 साल कार्य करने का मौका मिला।
जब मैं घर घर उस समय अपने सफाई कर्मचारियों के साथ अपने स्टाफ के साथ जाती थी तो मुझे घर से महिलाएं दरवाजे से कहती थी आप बुजुर्ग हैं, आप जो हैं इस ऐसी बीमारी चल रही है और आप घर घर जा रही हैं, आप इनके साथ। मैंने कहा देखिए जब मेरा नगर सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि नगर को एक जैसे कि मैंने आज तक स्वच्छ बनाया, आगे भी मैं अपने प्रशासक से यही निवेदन करना चाहूँगी, अपने स्टाफ से, अपने शासी अधिकारी से, और कल से यहाँ हमारा प्रशासक हमारे स्टेम साहब बैठने वाले हैं, उनसे भी यही अनुरोध करूँ कि जैसे हमने अपने शहर को संभाल के रखा, आगे वो भी इस शहर को ऐसे सुंदर और सजा के रखें। खुशी की बात है, उत्साह भी है, क्योंकि बहुत ही सफल कार्यकाल नगर पालिका परिषद के इस बोर्ड का रहा, आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती शांति जोहाटा जी के नेतृत्व में, और बहुत अच्छा काम इस बोर्ड ने किया। कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हुई जिसकी कि थोड़ी बहुत संभावनाएं रहती है, और इस नगर पालिका क्षेत्र को, इस शहर को बहुत साफ सुथरा बनाने में, नागरिक सुविधाओं को जुटाने में बहुत अच्छी उपलब्धि रही। कूड़ा निस्तारण से लेकर के, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने से लेकर के, पथ प्रकाश से लेकर के, सड़कों नालियों के निर्माण से लेकर के, और पूरे बोर्ड ने बड़े एक पारस्परिक सहयोग से इसमें काम किया। तो मैं अध्यक्ष जी को और उनके पूरे बोर्ड को और अधिशासी अधिकारी और उनके सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रुड़की में मंगलौर रोड पर जमीनी विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने नजर आए, जिसके बाद मंगलौर पुलिस और अपर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां एक और बेनाम और कब्जाधारी पक्ष का कहना है कि ये जमीन उन्हीं की है और आफसर जो गंज है, यानी कि ये इलाका है जो आसफ नागर, उनके क्षेत्र में दस्तावेज भी यहाँ दर्ज करा दिए गए हैं। इसके साथ ही हाल में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा उनके पक्ष में फैसला भी दिया गया। इस विवाद को लेकर अपर तहसीलदार का कहना है कि अलग अलग पक्ष एक ही नंबर पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, जबकि असल मामला पूरी जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा। पालकी वाले सुनार जो हैं अरोड़ा जी और उन सब से ली थी जिनके नाम जमीन थी, ये 5.5 2019-20 में, उसके अंदर 5.5 बीघा चकता, 1.5 बीघा बैनामा मैंने करवाया, 3.5 बीघा का बैनामा या जितना भी लगभग बचती थी वो दूसरे पक्ष ने, अंजार आदि ने जिन्होंने करवाया पीछे ज़मीन का। उस ज़मीन के आधार पे हमारी ज़मीन पेमैस करवाई हमने एसडीएम साहब का। मेरे पास कागज़ है कि मेरी ज़मीन पूरी 1 बीघा 1.5 बीघे है पूरी, इसमें 11,025 फुट बैठते हैं। उसके बाद में 4,000 फुट का और बैनामा लिया और पीछे मेरे पे बैनामा उसका है। मेरी ज़मीन माप सकते हैं, मेरी ज़मीन अगर फालतू है तो दे दो किसी को, जब मेरी ज़मीन फालतू नहीं है तो मेरी ज़मीन कैसे कोई ले लेगा। मेरी ज़मीन पेमैस करवाई मैंने एसडीएम साहब से। फिलहाल विवाद ये कोई पट्टा कह रहे जो 2000 में कटा था, 2014 किसी ने बैनामा करवा लिया हरिजन से, उसको इन्होंने खोल भी दिया कि ये पट्टा जो था अवैध था और 143 की मान्यता ली थी हरिजन ने, जिसका पट्टा था वो पालने ने, और उसके बाद जिसने बैनामा करा उसने डीएम से अनुमति नहीं ली इस पट्टे की, और बिना डीएम के अनुमति के 1.5 बीघा पट्टा कैसे ले लिया। बैनामा है, मेरा नाम राज सिंह है, 2014 का बैनामा है, दाखिल खारिज है, 143 इसमें हो रखी है, और इसने दुकानों का बाद में हरजाना भी भरा था, बाद में इसके ज़बरदस्ती कब्जा लिया था। अब दोबारा इसने राजस्व की टीम बनाई, राजस्व की टीम आज आकर पूरी तहसील वाले आ रहे सारे, वे नाप कर जहाँ भी देंगे वो तो उनका काम है, राजस्व का काम है, एसडीएम का काम है, वो जहाँ देंगे वहाँ लेगा। इससे क्या मतलब है? 2014 में आपने 100 जमीन खरीदी थी, बैनामा करवा 43 करवाई थी, 143 होने के बाद बैनामा हुआ था। अच्छा, हाँ, इनका कहना है 143 होने के बाद डीएम की अनुमति की जरूरत ही नहीं है भाई। 143 होने के बाद वो तो आपको पता है, 143 होने के बाद कहीं की जरूरत पड़ती नहीं किसी की, तो वो तो ये करेंगे ना भाई। दो पक्षों में विवाद चल रहा है। विवाद जो है ग्राम तलहड़ी और आसफ नगर की सीमा का है, तो इसमें हम सीमा निर्धारण के लिए चकबंदी वालों को बुलाया हुआ है, सीमा निर्धारण कर रहे हैं, उसके बाद सीमा निर्धारण करके रिपोर्ट दी जाएगी। सर चकबंदी इसमें तो हाई लेवल पे भी हमने रिपोर्ट दी है इस तरह की कि भाई चकबंदी अगर ठीक तरीके से हो जाए, विवाद हो जाए ना, इस तरह के विवाद ना हो राजस्व में। लेकिन अब चूंकि ये तो बहुत पहले हो चुकी तलहड़ी में चकबंदी और इसमें हो रही है, तो अब देखते हैं इसमें क्या सोल्यूशन निकालते हैं। चकबंदी विभाग से मिलेगा बंदी उसके बाद ये सीमा निर्धारण के बाद ही बताएंगे, वो बताएंगे। लेकिन हमें तो मैं सीमा निर्धारण से पहले कुछ नहीं भी कर पाऊंगा, मैं सीमा निर्धारण भी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। ये पेमैच कर रहे हैं, सीमा निर्धारण प्रयास कर रहे हैं। कब तक चलेगी ये तो देखते हैं। अभी एक गाँव की सीमा लगी है, मैं क्या लगी आवश्यकता उससे भी लेके करेंगे।
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में आयोजित जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव में जिले में लगभग 250 करोड़ की लागत के निक्षेप जो किए जा रहे हैं, ये निवेश की बात हो रही है। निवेश की MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड के शांत और सुरक्षित वातावरण में निवेश के लिए बेहतर माहौल का और व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश दुनिया के साथ ही निचले स्तर पर भी व्यापक प्रयास कर रही है और जिसके फलस्वरूप यहां राज्य के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में भी विभिन्न परियोजनाओं व क्षेत्रों के निवेश के प्रस्ताव यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे राज्य के विकास एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। देहरादून में इन्वेस्टर समिट होनी है और पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में ये मिनी कॉन्क्लेव करके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हमारे बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ साथ स्थानीय इन्वेस्टर्स को भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें। उसमें छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सभी को हम लोग आग्रह कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इसका टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ का रखा था और जैसा उनका देश भर में जाना और विदेशों में जाना, तो अभी तक 200 करोड़ से ज़्यादा के 250 करोड़ से ज़्यादा MOUs हो चुके हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तो थोड़ा समय है, उसमें और भी बढ़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता है, यहाँ शांति है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रेट पूरे देश भर में सबसे कम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जो मैन पावर है, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, जिनका इन इन्वेस्टमेंट के बाद रोज़गार जिनको मिलेगा, यहाँ पे जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए होगी। तो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हमारा आयोजन है सफल होगा। उत्तरकाशी में भी 200 करोड़ का यहाँ पे टारगेट दिया था, 250 करोड़ का अभी तक MOUs यहाँ पे हुआ है। मैं बीच में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट था हमारे यहाँ, तो वो सब पूरी तरह से हम लोग करेंगे। और मैं सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ, सबको बधाई दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से यहाँ उत्तरकाशी में जो घटना हुई उसके बाद जो रुचि यहाँ के लोगों ने दिखाई, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।